नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर 5। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों को हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। एक क्वेश्चन और उसी के बेस पर, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए, लेक्चर 4। उसी के बेस पर एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। क्वेश्चन मान लो आपको दिया गया है कि R बराबर है किसके, 5 किलो ओम के। अब आपको इसकी क्या निकालनी है, फाइंड कलर कोडिंग। हमने आप लोगों को बताया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें इसको पहले तो सिंप्लीफाई करना है। तो R को हम लिख सकते हैं 5000 ओम, किलो अगर हटा दें तो। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50, क्योंकि हमें फॉर्म में लाना है वैल्यू ऑफ R मल्टीप्लायर और टॉलरेंस। यहाँ पर हमारी टॉलरेंस नहीं दी गई, तो R हमें क्या पता पड़ा, R हमारा क्या है 50 × 10⁻²। अब 5 किसका कलर हुआ करता था, सिंपली यहाँ पर हमें एक रजिस्टर बनाना है, 2 तार निकाल दिए। तो 5 किसका कलर होता था, ग्रीन का। 0 किसका नंबर था, ब्लैक का। अब आप देखें तो ये किसकी मल्टीप्लायर था, 10⁻²। किसका मल्टीप्लायर हुआ करता था, रेड का। अब हमने देखा यहाँ पर टॉलरेंस हमारी नहीं दी गई। अब टॉलरेंस नहीं दी गई तो हमारे 3 कलर हुआ करते थे, वाइट, ऑरेंज और ब्लैक, जिनका कुछ भी टॉलरेंस नहीं होता था। आपको चार्ट बनवाया था हमने, उस चार्ट को आप देखिए अगर दोबारा, तो आपको पता पड़ जाएगा। तो मान लेते हैं अगर क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन आया और आपको ऑप्शन दिए गए 3, जिनमें A, B, C में ये 3 कलर दिए गए थे, और A में वाइट कर दिया चौथा कलर, B में ऑरेंज कर दिया, C में ब्लैक कर दिया, और D ऑप्शन दे दिया कि ऑल ऑफ दीज। तो आपको किस पर टिक लगाना है, D ऑप्शन पर, ऑल ऑफ दीज पर। तो होप करते हैं आप समझे होंगे जो हम आपको समझाना चाह रहे थे। अब अगर आगे बढ़ें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 2 तरीके की होती है। कौन सी? एक तो सीरीज और दूसरी पैरेलल। अब सीरीज और हमें कोई एक सर्किट दे दिया जाएगा जिसके अंदर कई सारे रेजिस्टेंस लगा दिए जाएंगे। आपको उन सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लगानी है, वोल्टेज निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए, या फिर कुछ पावर निकालने के लिए। तो हम बताते हैं इनके लिए फॉर्मूले। मान लेते हैं हमारा एक सर्किट है, A पॉइंट से B पॉइंट तक, इनके बीच में कई सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो हमें RAB पता लगाना है। अगर मान लेते हैं वो रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है, तो उसके लिए RAB हमारा क्या होगा, सिंपली हम क्या करेंगे, उन्हें कर देंगे प्लस। मान लेते हैं 2 रेजिस्टेंस हैं, R1 और R2, तो हम क्या कर देंगे, R1 + R2। तो ये हमें फॉर्मूला पता पड़ा हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब पैरेलल में कैसे निकालेंगे, पैरेलल में निकालने का
फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, इसको कर दीजिए अपॉन में। जो हमें रेजिस्टेंस निकालना है टोटल, उसको 1 के अपॉन कर दीजिए और बराबर कर जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन्हें जोड़ते जाइए ऐसे। तो ये हमें पता पड़ा, ऐसे निकालते हैं हम इस फॉर्मूले से क्या टोटल रेजिस्टेंस हमारा किसी भी सर्किट का अगर पैरेलल में है। तो अगर इसको अब आगे सिंपलीफाई करें तो आपको पता पड़ेगा RAB को हम लिख सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो कुछ भी कर लीजिए, बात एक ही है। तो हमें फॉर्मूला पता पड़ा सीरीज में कैसे निकालते हैं और पैरेलल में कैसे निकालते हैं। अब इसके बेस पर हम आपको क्वेश्चन दें। अब ये तो सिंपली आप लोग जानते हैं, अब आपको दिखाते हैं इस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें एक सर्किट दे दिया गया जिसमें कई सारे रेजिस्टेंस लगे हुए थे। ये हमें वोल्टेज दी गई 60 वोल्टेज की मान लेते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। इस रेजिस्टेंस को ले लेते हैं, मान लियो हम 7 ओम। इसको भी 7 ओम ले लें। इसको मान लेते हैं 5 ओम। इसको 6 ओम ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं 12 ओम। अब हमें क्या निकालना है, R इक्वलेंट। मतलब R, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक, इसको पॉइंट को ले लो A, इसको ले लो B। या तो RAB बोल लो या R इक्वलेंट बोल लो, बात एक ही है। तो R इक्वलेंट निकालने के लिए आप लोग देखें, हमारा ये वाला, इनको नंबरिंग अगर करें 1 2 3 4 और 5 की, तो आप देखें 2 और 3 हमारे किस में है, पैरेलल में। और पैरेलल में निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, ये। अब इसको आप अगर इस फॉर्मूले में पुट करें तो आपको पता पड़ेगा ये कितना हो जाएगा, 12 और 6 निकाल के दिखा देते हैं आपको। 12 × 6 अपॉन 12 प्लस 6। ये अभी हम 2 और 3 रेजिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं सिर्फ। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी, ये 18, 6 2 जा 12, 672। तो इसको अगर आप आगे सिंपलीफाई करें, इसको अगर काटें तो ये कितना आएगा, 4। तो हमें पता पड़ा यहाँ तक ये कितना निकला, 4 ओम। 2 और 3 को हम काट कर यहाँ पे सिंपली लिख देंगे क्या, 4 ओम। हमें पता पड़ गया 2 और 3 की वैल्यू क्या है, 4 ओम। अब आप देखें 7 और 5, मतलब रेजिस्टेंस हमारा 4 और रेजिस्टेंस 5 हमारे सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में हम कैसे निकालते थे, ये हमें मिल गया एक रेजिस्टेंस हमारा। अब सीरीज़ में सिंपली क्या कर देते हम, ऐड 7 ओम प्लस 5 ओम, ये कितना हो जाएगा, 12 ओम। तो हमें 2 रेजिस्टेंस हमारे पता पड़ गए। अब हमारा बचा क्या, सिर्फ ये वाला रेजिस्टेंस। तो आप लोग अगर देखें ये और ये, यहाँ पर हमारा इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, 12 ओम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 4 ओम। अब देखें ये 12 और ये 4 ये किस में है, पैरेलल में। तो इन दोनों को पैरेलल में निकाल लीजिए। पैरेलल में निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, 12 × 4 अपॉन 12 प्लस 4।
तो ये कितना हो जाएगा 48/16। ये कितना हो जाएगा, आप सॉल्व करिए आप। 16 की टेबल में 48 कितनी बार आता है, 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 ओम। तो इसको और इसको हमने जब सॉल्व करा 4 ओम और 12 ओम को, ये सीरीज में थे, तो हमें क्या मिला 3 ओम। अब देखिए ये इतना सारा सब कुछ जो झमेला था ये हमारा क्या हो गया 3 ओम। अब देखें 3 ओम 7 ओम के साथ में क्या है पैरेलल में, तो R इक्वलेंट हमारा क्या आ जाएगा 7 ओम प्लस 3 ओम, तो कितना हो गया 10 ओम। ये हो गया हमारा आंसर 7 ओम। यहाँ से देखा हमने 7 ओम और इतना सारा सब कुछ हमारा क्या हो गया था 3 ओम, तो हमने R इक्वलेंट निकाल लिया 7 ओम प्लस 3 ओम बराबर कितना हो गया 10 ओम के। अब उसी सेम क्वेश्चन में मान लेते हैं एक और क्वेश्चन आपको दे दें, हमें V दे रखा था कितना 60 वोल्ट दे रखा था, R हमने निकाल लिया टोटल कितना मिला हमें 10 ओम, और अब क्वेश्चन में पूछ ले I की वैल्यू, करंट हमें पता लगाना है कितना है। तो सिंपली हम पता लगा सकते हैं, हम जानते हैं फॉर्मूला V बराबर होता है I R के। V हमारा गिवन है 60, I हमको पता लगाना है और रेजिस्टेंस हमारा कितना है 10, ये इधर आ जाएगा, तो I हमारा कितना आ गया 6 एम्पियर। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब इसी सेम क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि पावर कितनी यूज़ हो रही है पूरे सर्किट में। क्वेश्चन एक और मिला, हमें V की वैल्यू पता पड़ गई 60 गिवन थी हमें, रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 10 ओम, I भी हमने निकाल लिया 6 एम्पियर। अब पूछ ले क्वेश्चन में पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, पावर आपको निकालनी है। तो हमने आपको पीछे बताया था पिछले लेक्चर्स में पावर का फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई, पावर का फॉर्मूला V इंटू आई। तो हमें V की वैल्यू पता है 60, I की भी वैल्यू पता है 6 एम्पियर, तो सिंपली हम निकाल लेंगे 60 वोल्ट इंटू 6 एम्पियर, तो पावर हमारा कितना आ जाएगा 360 वाट। तो यहाँ से हमें 3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हुए, बहुत सिंपल था सबको निकालना। अगर आप फंडा नहीं जानते कैसे निकालने हैं तो नहीं निकाल पाएंगे, अगर आप तरीका जानते हैं तो सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे। तो एक ही क्वेश्चन पे हमने देखा था, क्वेश्चन हमारा एक ही था, उस पर हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम आगे बढ़ें, यहाँ तक हमारा होप करते हैं आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब आगे बढ़ें तो हमारा आगे एक टॉपिक आता है काफ़ी इम्पोर्टेंट, कैपेसिटर। कैपेसिटर, अब आप लोग देखें कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर की एक सिंपली डेफिनेशन देखें तो कैपेसिटर एक पैसिव डिवाइस है। कैसा डिवाइस है आपको बताएंगे अभी। पैसिव डिवाइस है जिसमें होता क्या है, एक डाई इलेक्ट्रिक को हम प्लेस कर देते हैं 2 प्लेट्स के बीच में। आपको अगर दिखाएं तो मान लेते हैं पॉइंट ए पॉइंट बी, देखिए ये हम ले लेते हैं अपनी 2 प्लेट्स, मान लो प्लेट 1 और प्लेट 2। इन दोनों के बीच में हमने एक अपना डाई इलेक्ट्रिक रख दिया। आपको सब बताएंगे डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, सब चीज। डाई इलेक्ट्रिक, तो हमें पता पड़ा कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर हमारा एक पैसिव डिवाइस है जिसमें होता क्या है, हम डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस कर देते हैं किन्हीं भी 2 प्लेट्स के बीच में, और इस सर्किट में क्या कर देते हैं, करंट दे देते हैं। अब पैसिव का अगर आप मतलब देखें तो क्या होता है,
पैसिव का मतलब आप सिंपली समझिए, किसी भी सर्किट के अंदर कोई ऐसी चीज जो पावर को एब्जॉर्ब करे, उसको हम क्या बोलेंगे? पैसिव डिवाइस। तो आप सिंपली याद रखने के लिए लिख लीजिए, एक ऐसा डिवाइस है ये जो स्टोर करता है एनर्जी को। तो हमें पता पड़ा कैपेसिटर हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है। उसमें होता क्या है, किसी भी सर्किट के अंदर दो प्लेट होती हैं, उनके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जाता है। अब आगे बढ़े तो हम देखें हमारे ये डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक सिंपली आप देखें तो डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होते हैं। आपको एक और फंडा बताएंगे, सारे डाई इलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर तो होते हैं, लेकिन सारे इंसुलेटर्स डाई इलेक्ट्रिक नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? अब ले लेते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक एज अ ग्लास। तो डाई इलेक्ट्रिक आपको समझाने के लिए हम दिखाएं, ये मान लेते हैं हमने ग्लास ले लिया, ये मान लेते हैं ग्लास है, चार्ज होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ऐसे ले लेते हैं। अब इसको हम तो फ्रेंड्स थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी माइक में, मैंने लेक्चर पूरा दे दिया था और मैं आपको समझाता हूँ। ये हमने ग्लास लिया था अपना एक, इस ग्लास को करा क्या था, सप्लाई दे दी थी वोल्टेज की। जब हमने वोल्टेज की सप्लाई दी तो करंट कुछ निकला आई। अब करंट हमारा निकला आई तो क्या हुआ, ये ग्लास जो था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए थे, पॉजिटिव नेगेटिव प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो गए? पोलराइज। इस ग्लास में जब हमने करंट दिया तो क्या हुआ? पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये चार्ज जो पॉजिटिव थे वो एक साइड आ गए और जो नेगेटिव चार्ज थे वो एक साइड आ गए। तो इसी को कहते हैं हम पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। तो होता क्या है, अगर किसी भी इंसुलेटर को हम जब सप्लाई देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो करंट के कारण वो क्या हो जाता है? पोलराइज। अगर वो पोलराइज ना हो, ये हमारा ग्लास था तो ग्लास क्या हो गया? पोलराइज। अगर ग्लास की जगह पर ले लेते हैं हम प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या होती है? या तो पिघल जाती या फिर टूट जाती, तो वो इंसुलेटर का काम करती, उसको हम डाई इलेक्ट्रिक नहीं कहते। तो ये फर्क था दोनों के अंदर, डाई इलेक्ट्रिक और इंसुलेटर के अंदर। अब हम यही चीज आपको एक और मेन बात बताएं, होप करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा। डाई इलेक्ट्रिक और किसके? इंसुलेटर के बीच में फर्क क्या है मेन इन दोनों के? होती एक ही चीजें, डाई इलेक्ट्रिक सारे इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन सारे इंसुलेटर्स डाई इलेक्ट्रिक नहीं होते। जो इंसुलेटर करंट देने पर पोलराइज हो जाएं वो तो होते हैं डाई इलेक्ट्रिक, और जो टूट जाएं या पिघल जाएं उन्हें वो नॉर्मली इंसुलेटर्स हैं। तो इसी वजह से हमने कहा था कि सारे हमारे जितने भी, जैसे गिलास लिया था हमने, सारे डाई इलेक्ट्रिक हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन हमारे सारे इंसुलेटर्स डाई इलेक्ट्रिक नहीं होते। होप करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अगला मेन टॉपिक हमारा है, हम एक बात देखिए, हमने एक सर्किट लिया, इसमें कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर के बीच में हमने कोई भी डाई इलेक्ट्रिक का यूज नहीं करा, तो यहाँ पर क्या होगा? एयर थी। एयर को जब हमने इसमें सप्लाई दी वोल्टेज की तो करंट फ्लो हुआ, कुछ आई। जब करंट गया तो करंट ने क्या करा? एयर को कर दिया पोलराइज,
पॉजिटिव टर्मिनल हो गए एक साइड और नेगेटिव टर्मिनल हो गए सारे एक साइड। तो हमें एक बात पता पड़ी, एयर भी क्या है हमारी डाई इलेक्ट्रिक। हमारी एयर भी क्या है डाई इलेक्ट्रिक। लेकिन एयर के लिए एक कंडीशन आती है कि एयर किसी एक लिमिट तक ही डाई इलेक्ट्रिक रहती है। वो क्या है, ब्रेक डाउन। अगर उससे ज़्यादा तुम इसको वो दे दोगे वोल्टेज, तो ये एयर हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन। तो हम पढ़ेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ एयर। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ एयर, इसकी वैल्यू क्या होती है, 33 किलो वी अपॉन सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा अगर आप सप्लाई दोगे एयर को तो वो एज अ इंसुलेटर वर्क करेगी, वो टूट जाएगी। तो हमने ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एयर कितनी होती है, 33 किलो वी अपॉन सेंटीमीटर। अब आपको एक बात बताएं, हमने देखा कि कैपेसिटर हमारा था क्या, कैपेसिटर हमारा एक ऐसा डिवाइस था जो स्टोर करता था किसको, एनर्जी को। एनर्जी को क्या करता था, हमारा स्टोर करता था। तो एनर्जी स्टोर करने का एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला है हाफ CV²। इसी को अब जो यहाँ पर हमारा C है, इसको हम कहते हैं कैपेसिटी। अब ये हम आपको बताएंगे ये होता क्या है। ये तो हमारा एक फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और निकलते हैं, हाफ QV और हाफ Q² अपॉन C। अब एक चीज़ हमने देखी कि एनर्जी स्टोर होती है हमारे कैपेसिटर के अंदर। हम एक बात और जाने कि किस फॉर्म में स्टोर होती है। ये तो हम जानते हैं कि एनर्जी हमारी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर, दो प्लेट्स लगी होती हैं, उनके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक होता है और वहाँ पर हमारी एनर्जी क्या होती है, स्टोर। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में। तो होप करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके हम आगे अगर बढ़ें तो हमें पता पड़ता था, एक टर्म आई थी कैपेसिटी। हमने देखा था एक टर्म आई थी कैपेसिटी। देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूले में देखा था एक कैपेसिटी। हम आपको बताएंगे अब ये फॉर्मूला क्या था और ये दोनों फॉर्मूले इससे कैसे निकले। तो आप लोग एक चीज़ देखिए, कैपेसिटी, कैपेसिटी के लिए हमने एक सर्किट ले लिया। हमने एक सर्किट लिया जिसमें एक वोल्टेज दी, इस वोल्टेज की वजह से एक करंट निकला आई। अब करंट हमारा निकला तो हमने दो प्लेट्स लगा रखी थी कैपेसिटर की। इस करंट की वजह से क्या होगा, इसके अराउंड, हमारे कैपेसिटर के अराउंड क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा इकट्ठा। हमारे कैपेसिटर के अराउंड चार्ज हो जाएगा इकट्ठा। तो आप लोग सिंपली कह सकते हैं ये जो चार्ज इकट्ठा हुआ, अब अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये चार्ज भी बढ़ेगा, इस वोल्टेज को अगर हम घटाएंगे तो ये चार्ज भी घटेगा। तो हमको एक बात पता पड़ी कि ये जो चार्ज था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वोल्टेज के। हमें एक बात पता पड़ी कि चार्ज जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वोल्टेज के। अब हमने एक चीज़ देखी, जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे C। इसकी जगह पर हमने ये डायरेक्ट कर दिया, कांस्टेंट लगाया CV। तो इस कांस्टेंट को ही हम कहते हैं कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस, कुछ भी कह लीजिए आप, बात है हमारी एक ही। अब इस फॉर्मूले को हम अगर देखें यहाँ पर तो हमें पता पड़ता है C किसके बराबर हुआ, Q/V के। अब
C बराबर हुआ हमारा Q अपॉन V के। अब यहाँ पर आप अगर देखें इस फॉर्मूले में हम अगर C की जगह पर लगा दें Q अपॉन V, यहाँ पर देखिए हम लगा दें Q अपॉन V, तो इस V से ये V स्क्वायर था हमारा, स्क्वायर कट जाएगा तो फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, हाफ QV। तो इसी से हमें ये फॉर्मूला मिला। और इसी को अगर हम आप लोग अगर देखें V की अगर वैल्यू निकालें और यहाँ पर पुट कर दें इसमें, तो हमें ये मिल जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। तो होप करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम देखें एक चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ है बहुत, कि ये जो हमने कैपेसिटी निकाली, इस कैपेसिटी की कुछ यूनिट होती है, उस यूनिट को हमने नाम दिया फैराड, और डिनोट करते हैं हम कैपिटल F से। अब जो ये फैराड है ये तो है हमारी एक बिगर यूनिट, इसकी 4 यूनिट और होती हैं। अगर छोटी यूनिट्स में हम जाएं तो एक होती है माइक्रोफैराड, दूसरी है पिकोफैराड, तीसरी नैनोफैराड और चौथी मिलीफैराड। माइक्रोफैराड को हम लिखते हैं 1 म्यू F, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻⁶ F। दूसरी आई हमारी 1 पिकोफैराड, 1 PF से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻12 फैराड। तीसरी वैल्यू आई हमारी 1 नैनोफैराड, इसको डिनोट करेंगे 1 NF से, और वैल्यू कितनी होगी 10⁹ फैराड। और चौथी वैल्यू है हमारी लास्ट 1 मिलीफैराड, जिसे लिखेंगे 1 MF, और इसकी वैल्यू होगी 10⁻³ फैराड। तो होप करते हैं आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अपने अगले टॉपिक पे हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। अब तक हमने पढ़ा कि कैपेसिटर क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है कैपेसिटी। अब हम देखेंगे, जैसे हमने देखा था रेजिस्टेंस हमने देखा था, रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे, या तो सीरीज में होता था या होता था पैरेलल में। तो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन हम सॉल्व करते थे क्वेश्चन न्यूमेरिकल। इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर को भी सीरीज में और पैरेलल में। तो ये जो टॉपिक होने वाला है हमारा, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसके लिए लगभग आपको एक लेक्चर लग जाएगा पूरा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल में। बहुत मतलब वाइड, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन भी करवाएंगे, बताएंगे कैसे कैसे, और ये किस करंट पर वर्क करता है जो हमारा कैपेसिटर होता है। तो ये देखते हैं अपने अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। होप करते हैं आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, एज़ यूजुअल मैं बोलता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपके जो व्यूज़ हैं, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, वो आपको पता होगा। अगर अच्छा लगे आपको कंटेंट तो प्लीज़ इसको आगे शेयर करिए। व्यूज़ आने चाहिए, लोग जुड़ने चाहिए। तो थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, उन्हें भी इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है उन्हें। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।